हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस के बारे में अब पढ़ रहे हैं। जो पोस्ट मॉडर्न आर्ट थी उसका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया 11th क्लास की NCERT की इंडियन हेरिटेज की किताब से, जो कि हमारे कंटेंट के साथ आता है, जिसमें कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशंस रहती हैं ताकि बुक रीडिंग के दौरान जो भी जर्क्स आपको फील होते हैं वो जर्क्स आपको वहाँ पर फील ना हो और लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए सारी की सारी कनेक्टेड स्टोरीज़। अब लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस में यानी कि पेंटिंग्स में हमने कल चालुक्यास के बारे में पढ़ा और हमने बादामी की केव्स और उनकी पेंटिंग्स के चैप्टर को पूरी तरह से यानी कि उस टॉपिक को पूरी तरह से कर लिया। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम तमिल रीजन में फर्दर क्या डेवलपमेंट्स हुई इनको देखेंगे। कल के हमारे रीजन का फोकस जो था वो मेजॉरली कर्नाटका का क्षेत्र था। हम बात कर रहे थे बगलकोट की, हम बात कर रहे थे बीदर की। जब हमने बगलकोट की बात की तो हमारा जो फोकस था वो मालप्रभा रिवर वैली रीजन में था। तो बादामी के इर्द गिर्द ही सारी साइट्स पे हमने कल चर्चा की। हमने बादामी की चर्चा की, हमने ऐहोल की चर्चा की, ये सभी क्षेत्र वहीं पर थे। आज हम इनसे और नीचे आ रहे हैं, कर्नाटक के क्षेत्र से और नीचे आ रहे हैं। आज फोकस तमिलनाडु के रीजन में रहेगा और आज 3 नई डायनेस्टीज़ का जिक्र होगा, जिनमें से सबसे पहले जिक्र पल्लवास का होगा, फिर पांड्यास का और फिर चोलास का। तो आज आप कुछ ऐसी साइट्स में पेंटिंग्स को पढ़ेंगे जैसे पन्नामलाई, जैसे सितनावासल। इन साइट्स पे जब आप पेंटिंग पढ़ेंगे तो आपका जिक्र आएगा। जब आप पन्नामलाई पढ़ेंगे, कांचीपुरम पढ़ेंगे, इन सबसे रिलेटेड कहानियाँ जब आप स्टडी करेंगे तो जिक्र पल्लवों का आएगा। जब आप सितनावासल का जिक्र करेंगे तो जिक्र पांड्या का आएगा। इसी तरह से चोलास के भी रिलेटेड साइट्स आज हम पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी हो जाता है पहले एक ओवरव्यू आप डेवलप करें, जैसे हमने कल चालुक्यास का किया था कि एक्चुअली में ये डायनेस्टीज़ किस रीजन में रूल कर रही थी, इनका समय क्या था, और जो मेन एरियाज़ आज हम टच करेंगे वो इनकी एक तरह से कैपिटल एरियाज़ थे, इनकी राजधानियाँ थीं। तो इनके फ्लो को समझना, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी की सक्सेशन को समझना, इनकी टेरिटरी को अंडरस्टैंड करना और इनके कैपिटल रीजन्स को, ताकि हमें लंबे समय तक ध्यान में रहे कि हमने किन साइट्स और उन साइट्स से जुड़ी पेंटिंग्स को पढ़ा है, ताकि हमें रट्टा ना मारना पड़े। ये बड़ी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, देखिए साउथ में जब हम बात करते हैं पल्लवास को अगर हम साइड रखें तो 3 इम्पॉर्टेंट लीनिएजेस हैं। इन्हें 3 क्राउन रूलर्स भी कहते हैं साउथ के। 3 तमिल किंगडम्स मेन, चोल, चेरा और पांड्या। चोल, चेरा, पांड्या। चेरा जो कि केरला के, चोल और पांड्या दोनों तमिल के ही हैं, लेकिन पांड्यास का सेंटर था मदुरई, चोलास का सेंटर था थंजावुर यानी कि तंजौर, आज का तंजौर का क्षेत्र है, दोनों तमिल के ही। तो चोल, चेर, पांड्या, इस तरह से इनका जिक्र आता है। ये 3 क्राउन रूलर्स कह दिए जिन्हें, या 3 इंपॉर्टेंट तमिल लीनिएजेस कह लीजिए। आज के हमारे जिक्र में हम चेरा का जिक्र नहीं कर रहे, हम जिक्र करेंगे पल्लवास का, पांड्यास का और चोलास का। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये डायनेस्टीज़ बहुत लंबे समय तक चली हैं। इनके समय की अगर हम बात करें, कोई 600 साल तक चली है, सिर्फ कॉमन एरा में ही थी। BC पीरियड से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन कोई BC पीरियड से शुरू होकर के कॉमन एरा तक आई हैं, बहुत लंबी चली हैं। कुछ BC पीरियड में भी बहुत पहले शुरू होकर कॉमन एरा में भी मिडिवल इंडिया के सल्तनत पीरियड तक चली हैं, 1200-1300 कॉमन एरा तक। तो ये तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायनेस्टीज़ हो गई वर्ल्ड की। इससे आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए।
जब इनका समय इतना लंबा हो जाएगा कि ये BC से होते हुए कॉमन एरा तक चल रही हैं, तो उसका रीज़न ये हो जाएगा कि कभी ये बिल्कुल छोटे छोटे चीफटेंस यानी कि चीफ के रूप में उभरी प्रिंसिपैलिटीज़ थी बिफोर कॉमन एरा BC पीरियड में। फिर ये कॉमन एरा में एक बार अजर्ट हुई और किंगडम हो गई। फिर ये किसी ना किसी की फ्यूडेटरीज़ हो गई, फिर ये इंडिपेंडेंट हो गई, फिर फ्यूडेटरीज़ हुई, फिर इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से इनका समय गुजरता है। कभी ये चीफटेंस होंगे, कभी ये किसी के फ्यूडेटरीज़ होंगे, कभी फिर ये इंडिपेंडेंट होंगे, कभी फिर ये इम्पीरियल किंगडम्स हो जाएंगे। इनके इस सारे लंबे चौड़े टाइम फ्रेम में से हमारा जो आज का फोकस एरिया है, जो हमें आज पढ़ना है, उस बात पर हमें ध्यान देना है। वो हमने इनका मेनली 6th to 9th सेंचुरी कॉमन एरा का टाइम उठाना है बस, और 6th to 10th सेंचुरी तक का हमें मेनली इस पीरियड पे आज एम्फेसाइज करना है। तो जो बहुत लंबी हैं किंगडम्स, उनको इस तरह से भी बांटा जाता है, अर्ली हिस्टोरियन पांड्याज या अर्ली हिस्टोरियन चोलाज, फिर मिडेवल चोलाज, और फिर लेटर मिडेवल। जो 1000 से 1200-1300 कॉमन एरा के अराउंड हो जाएंगी वो लेटर मिडेवल हो जाएंगी। जो 6th से 9th सेंचुरी के अराउंड आएंगी उनको मिडेवल कह दिया जाएगा, और जो BC के अराउंड कहीं दिखेंगी वो अर्ली हिस्टोरिक किंगडम हो जाएगी। तो इनको भी 3 तरह से बांट दिया जाता है इनके समय के हिसाब से। चालुक्यास को तो हमने 3 तरह से बांट दिया था, समय भी था और कैपिटल रीजन्स भी थे। सबसे पहले चालुक्या वातापी के यानी कि बादामी के, फिर चालुक्या कल्याणी वाले, और एक ईस्ट में ब्रांच थी वो थे वेंगी के चालुक्यास। ये किंगडम तो सेम है और उसकी कैपिटल लोकेशंस भी चेंज हो रही हैं, और समय के फ्रेम के ऊपर इनको आप अर्ली मिडेवल और लेटर मिडेवल के रूप में बांट देते हैं। हमारा एम्फेसाइज एरिया ये 6th से 9th सेंचुरी वाला ही रहने वाला है, क्योंकि हमें पेंटिंग इस दौर में पढ़नी है। इनके द्वारा इस समय में जो विकास किए गए, जो टेम्पल आर्किटेक्चर का विकास किया गया केव्स के रूप में या फिर स्ट्रक्चरल, या तो केव्स में बनाए जाएंगे या स्ट्रक्चर के रूप में टेम्पल आएंगे, उनमें जो पेंटिंग्स हैं उन पे हमें एम्फेसाइज करना है, इसलिए हम इस दौर को ही पकड़ेंगे। इनकी एक मोटी मोटी रूपरेखा ले लें हम, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। उसके लिए शुरुआत करते हैं पल्लवाज से। ये पल्लवाज ये कब से कब तक एग्जिस्ट किए हैं? ये 275 कॉमन एरा से 897 कॉमन एरा तक एग्जिस्ट किए हैं। तो लगभग आप देख पा रहे हैं 600 साल तक, ऑलमोस्ट 600 ईयर्स तक का इनका कॉमन एरा में ही है, ये BC में नहीं है। कॉमन एरा के दौरान ही इनकी एग्जिस्टेंस है ऑलमोस्ट 600 ईयर्स की। तो ये 897 कॉमन एरा मैंने 9th सेंचुरी। हमें फोकस किस चीज़ पे करना है? 530-40 से स्टार्ट होकर के 890 तक का समय, यानी कि 6th से 9th सेंचुरी ऑफ द पल्लवा, उस दौरान इनके द्वारा की गई डेवलपमेंट्स, इस पे फोकस करना है। पहले आप कहीं अलग अलग सोर्सेज से जब पढ़े तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने बता दिया कि इनका एक लंबा समय है 600 बरस का। उसमें से हमें जो चंक उठाना है जिसमें ये मेनली एग्जिस्टेंस में एक किंगडम के रूप में इंडिपेंडेंटली आ जाएंगे, वो है लगभग 6th से 9th सेंचुरी का समय, जब अच्छे खासे स्तर पर टेम्पल आर्किटेक्चर इनके द्वारा डेवलप करवाया जाएगा। इनको कौन से पल्लवा कहा जाता है ये भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आप हमेशा हिस्ट्री के क्वेश्चन और उसके अंदर हेरिटेज एंड कल्चर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके होते रहेंगे। इन्हें पल्लवाज ऑफ कांची या कांचीपुरम कहते हैं। तो इनकी जो कैपिटल है वो कांचीपुरम है, जिसका छोटा नाम कांची भी है या पुराना नाम कांची भी है। ये कांचीपुरम या कांची कहाँ है? ये तमिलनाडु में, भारत के स्टेट, इंडियन स्टेट तमिलनाडु में है। किस रीजन में है? तोंडाई मंडलम रीजन या तोंडाई नाडु रीजन। तोंडाई मंडल कौन सा है? मंडल माने रीजन, तोंडाई मंडलम रीजन या तोंडाई नाडु रीजन, तमिलनाडु स्टेट का। और अगर आपको यहाँ पर विजिट करना है तो ये 72 किलोमीटर है चेन्नई से। किसकी बात हो रही है? कांचीपुरम की। तो ये तमिलनाडु में है कांचीपुरम। तो कांची के पल्लवा या कांचीपुरम के पल्लवा इनको हम कहते हैं।
तो लिखा है कि एग्जिस्टेड फ्रॉम 275 कॉमन एरा टू 897 कॉमन एरा, रूलिंग अ पोर्शन ऑफ साउदर्न इंडिया, दे गेन्ड प्रोमिनेंस आफ्टर द एक्लिप्स ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहना शासक हुआ करते थे और उन सातवाहनास के खत्म होने पर ये प्रोमिनेंस में आए इन क्षेत्रों में। किन क्षेत्रों में? साउदर्न तेलुगु रीजन यानी कि साउदर्न आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तमिल रीजन यानी कि नॉर्दर्न तमिलनाडु। तो आंध्र का साउथ, तमिलनाडु का नॉर्थ का क्षेत्र मिलाकर के इनका क्षेत्र बनता है। ये इस रीजन में पहले भी थे और ये सातवाहनों के ही फ्यूडेटरी थे, उनके सामंत थे। लेकिन फिर जब सातवाहना का इक्लिप्स हो गया, उनका डिक्लाइन हो गया, वो खत्म हो गए, तो फिर ये प्रोमिनेंस में आने स्टार्ट हो गए। और यहाँ पर मैंने इनका रीजन लिखा है कि डोमिनेटेड द साउदर्न पार्ट ऑफ तेलुगु रीजन एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ तमिल रीजन। मैं अभी मैप पे दिखाऊंगा। ओके, पल्लवास को सक्सीड किसने किया? 897 कॉमन एरा में ये खत्म हो गए, यानी कि 9th सेंचुरी। ये 9th सेंचुरी का ही समय है जब एक डायनेस्टी खुद को रिवाइव करेगी। पहले भी थी, लेकिन इस पीरियड में, मिडिवल पीरियड में 6th से 9th सेंचुरी के अराउंड उसका ज़बरदस्त रिवाइवल आएगा। 6 से 9 सेंचुरी कह रहा हूँ, 9th सेंचुरी के अराउंड उसका ज़बरदस्त रिवाइवल आएगा और वो रिवाइवल किया जाएगा विजयालय चोला के द्वारा। टाइम है 848 कॉमन एरा। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इनको सक्सीड, पल्लवों को किसने सक्सीड किया? चोलाज ने। चोला डायनेस्टी इनको सक्सीड कर जाएगी और चोला डायनेस्टी का वो एक मिडल पीरियड होगा 848 कॉमन एरा से 1070 कॉमन एरा तक। उसके बाद फिर 1070 से 1297 कॉमन एरा तक लेटर चोलाज होंगे। बट 848 से 1070 कॉमन एरा वाले चोलाज को आज की पेंटिंग में हमें पढ़ना है। तो हमने ये समझा कि पल्लवास का जो समय था वो लगभग 275 से 897 कॉमन एरा तक था। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम नाम के क्षेत्र को राजधानी बना करके शासन करते थे, पर पूरा तमिलनाडु इनके कंट्रोल में नहीं था और पूरा आंध्र प्रदेश भी इनके कंट्रोल में नहीं था। इनके कंट्रोल में आंध्र प्रदेश का साउदर्न रीजन यानी कि तेलुगु स्पीकिंग साउदर्न एरिया और तमिलनाडु का नॉर्दर्न रीजन। मतलब तमिलनाडु के उस क्षेत्र को छोड़ दें जो ये कंट्रोल कर रहे थे, तो उस समय में फिर इसका मतलब तमिलनाडु के बाकी क्षेत्र में और किंगडम्स भी थी। तो जैसे ही उनका जिक्र करेंगे तो ये आ जाएंगे एग्जिस्टेंस में, पांड्याज और चोलास। ओके, और एक्चुअली में इन्होंने सक्सीड किया सातवाहनास को और इनको सक्सीड किया चोलाज ने। तो चोलाज पेंटिंग आर्ट में हम जब पढ़ेंगे तो 9th सेंचुरी के अराउंड से ही पढ़ेंगे। तो इसलिए जब हम बादामी के चालुक्य से अब आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम पेंटिंग आर्ट के अंदर जो साइट्स पढ़ेंगे, जैसे कि पनामलाई की साइट है, वो साइट पढ़ते हुए हम जिक्र पल्लवों का करेंगे। किनका जिक्र करेंगे? पल्लवास का। तो सबसे पहले हम पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे। इनके इंपॉर्टेंट रूलर महेंद्र वर्मन 1, 600 से 630 कॉमन एरा। तो ये जो वर्मन रूलर्स हैं वो रूलर्स पल्लवास के हैं। पहला इंपॉर्टेंट देखिए, शुरुआत तो 275 कॉमन एरा से हुई है, मैंने उस रूलर का नाम नहीं लिखा। एंड 897 कॉमन एरा में हो गया, उस लास्ट रूलर का भी नाम नहीं लिखा। मैंने इंपॉर्टेंट रूलर के नाम लिखे जिनका जिक्र पेंटिंग में आने वाला है। इसलिए ही मैं बार बार कह रहा हूँ 6th to 9th सेंचुरी के दौरान की बात। तो आप देख सकते हैं 600 से 630 की बात हुई है 7th सेंचुरी की। तो महेंद्र वर्मन 1 का समय 600 से 630 कॉमन एरा है। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन 1 630 से 668 कॉमन एरा। पुलकेशिन को हराया था इन्होंने, मैंने कल चालुक्य समय में पढ़ाया भी था और मैंने बताया था कि फिर 13 साल के लिए उस समय में कंट्रोल भी कर लिया गया था बादामी पे पल्लवों के द्वारा। तो इसका मतलब ये उस दिशा में बढ़ना चाहते थे। तो जब ये एग्जिस्ट कर रहे थे, इसका मतलब उसी समय में बादामी के चालुक्यास भी एग्जिस्ट कर रहे थे। नेचुरली हमने कल पढ़ा है। ओके, तो नरसिंह वर्मन 1 630 से 668 कॉमन एरा और नरसिम्हा वर्मन 2 700 से 728 कॉमन एरा। महेंद्र वर्मन का समय 600 से 630, नरसिंह वर्मन 1 630 से 668 668,
नरसिंह वर्मन टू 700 से 728 यानी कि 700 से 728 कॉमन एरा। इन तीनों का समय हमें याद रखना है, यानी कि 600 से ये 728 कॉमन एरा के बीच में ये 3 शासक आ गए थे, इनका जिक्र हमें याद रखना है। और जब तक ये एग्जिस्टेंस में रहे हैं तब तक इनका कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट रहा है विद द चालुक्याज ऑफ बादामी इन द नॉर्थ। तो इनके नॉर्थ में इनका कन्फ्लिक्ट किससे रहा? चालुक्याज ऑफ बादामी। एंड द तमिल किंगडम्स ऑफ चोला एंड पांड्याज इन द साउथ। तो इस तरह से लगता है जैसे ये बीच में सैंडविच्ड हो गए हैं। इनके ऊपर इस दिशा में कौन है? द चालुक्याज ऑफ बादामी। इनके इस दिशा में नीचे कौन है? पांड्या और चोला, जिसमें से कि पहले पांड्या होंगे फिर चोला होंगे, क्योंकि चोलास तो आएंगे 9th सेंचुरी में, लेकिन उस क्षेत्र में पहले पांड्याज आएंगे, इसलिए मैंने पल्लवास के बाद यहाँ पर पांड्या लिखा है। ओके, पल्लवा और पांड्या दोनों को सफाया कर दिया जाएगा 9th सेंचुरी में चोलास के द्वारा। पल्लवा और पांड्या दोनों का सफाया कर दिया जाएगा चोलों के द्वारा 9th सेंचुरी में। तो पहले सफाया करेंगे पांड्यों का और फिर सफाया करेंगे पल्लवों का। कौन करेंगे? चोला। इसलिए पल्लवों का दक्षिण की दिशा में लगातार कन्फ्लिक्ट पहले पांड्यास के साथ रहा, फिर चोलास के साथ रहा। तो उत्तर में पल्लवों का कन्फ्लिक्ट चालुक्यास के साथ, दक्षिण में पल्लवों का कन्फ्लिक्ट पांड्या और चोला के साथ, ये बीच में कहीं थे। तो यहाँ पर हमने ये लिखा भी है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नेचुरली तमिल, संस्कृत भी यूज़ की जाती थी। और रिलीजन कौन कौन से होंगे? जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म। प्रिडोमिनेंस किस रिलीजन का होगा? हिंदुइज्म। ऐसा कहा जाएगा कि महेंद्र वर्मन वन जो है ये पहले जैन था। इसका कन्वर्जन किया जाएगा एक संत अपार के द्वारा और इसे बनाया जाएगा हिंदुइज्म में कन्वर्ट करके शैवाइट, शैव पंथ को मानने वाला। तो इनके द्वारा डेवलप आर्किटेक्चर मेजॉरली शैव पंथ को डिवोटेड है, शैव कल्चर को। ओके, जहाँ एक तरफ चालुक्यों का आर्किटेक्चर मेजॉरली विष्णु को डिवोटेड था, हमने कल पढ़ा था, इनका शैवों को डिवोटेड रहेगा। लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन आता है तो रिलीजन के रूप में जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म तीनों थे, लेकिन हिंदुइज्म बहुत डोमिनेटिंग था। अब हम इनका क्षेत्र देख लेते हैं एक बारी, ताकि हमको क्लैरिटी हो जाए सारी कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। इस तरह से पढ़ने पर आपको सब्जेक्ट डिफ़िकल्टी नहीं देता और आप उससे भागते नहीं हैं, आपको क्लैरिटी रहती है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ध्यान से देखिए, ये पांड्यास का क्षेत्र है। सॉरी, ये मैंने गलत दिखा दिया है, ये तो पांड्यास का है, हमें पल्लवास का देखना है। ध्यान से देखिए, ये पल्लवास का क्षेत्र है। अब आपको यहाँ से क्या ऑब्जर्व हुआ? देखिए, मदुरई तो यहाँ पर है और वो पांड्यों की है। तो देखिए तमिलनाडु के नॉर्दर्न एरिया, ध्यान से आप नोटिस करिए, ये देखिए कावेरी नदी बह रही है, ये देखिए यहाँ से कावेरी नदी बह रही है ना। तो कावेरी नदी के साउथ में नहीं आ पा रहे ये लोग, कावेरी नदी के नॉर्थ में ही रह रहे हैं। तो तमिलनाडु का नॉर्दर्न एरिया, और इसको अगर मैं आंध्र प्रदेश कहता हूँ तो आंध्र का लगभग साउदर्न, तेलुगु स्पीकिंग एरिया का साउदर्न एरिया। तो ये बीच में है यहाँ पर। ओके, और ये देखिए इन रीजन्स में तुंगभद्रा के ऊपर इन रीजन्स में देखिए कौन शासन करता था? चालुक्यास। तो इनके उत्तर में चालुक्या, इनके नॉर्थ में चालुक्यास और इनके साउथ में पांड्या और चोलास के साथ इनके कन्फ्लिक्ट हमेशा चलते थे। ये जो किंगडम का एक्सटेंशन इस और इतना का ये वाला दिखाया गया है, देखिए कैमरे में आ रहा है, देख लीजिए, ये जो इस और इनके किंगडम का विस्तार ये जो दिखाया गया है, ये इनकी पीक पीरियड के दौरान हुआ था, जब ये पीक पर थे, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ ऐसा कहा जाता है कि ये तुंगभद्रा नदी है और ये तुंगभद्रा के साउथ में ही रहे हैं हमेशा। तो इनकी किंगडम को हम इस तरह से मान के चलते हैं कि दक्षिण में कावेरी, नॉर्थ वेस्ट में तुंगभद्रा और नॉर्थ में कृष्णा नदी के नीचे के क्षेत्र, ठीक है। साउथ में कावेरी, नॉर्थ वेस्ट में तुंगभद्रा और नॉर्थ में कृष्णा के साउदर्न एरियाज। तो तुंगभद्रा से ऊपर नहीं गए, कावेरी से नीचे नहीं गए, तुंगभद्रा से ऊपर चालुक्या
और कावेरी के नीचे इन सभी क्षेत्रों में मैंने बताया पांड्यास, और यहाँ कावेरी के डेल्टा से निकल के आएगी एक शक्ति, वो है चोला। तंजौर अपना क्षेत्र बनाएंगे तो वो अभी एग्जिस्टेंस में, देखना अभी आ जाएंगे। ओके, तो ये इनका रीजन है, अब दिमाग में हमेशा रखना है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जगह, ये देखिए कांची, तो ये कांची ये इनकी कैपिटल थी। और यहाँ पर देखिए ममल्लापुरम, ममल्लापुरम देखिए बिल्कुल बे ऑफ बंगाल पे है, कोस्ट पे है बिल्कुल। और ममल्लापुरम के शोर टेम्पल, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण टेम्पल हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ममल्लापुरम के मंदिर, कांची के मंदिर, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, ये सारे टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस किनके दो समय में विकसित हो रहे हैं आप देख सकते हैं, पल्लवाज यहाँ पर आ रहे हैं। और कांची को अ सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स कहते हैं। कांची को क्या कहते हैं? कांचीपुरम को अ सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब आती है कहानी पांड्यास की। तो देखिए पांड्यास, मैंने लिखा है पांड्यास ऑफ मदुरई। तो अब इनके भी तीन समय के पैमाने पर 3 ब्रांचेज हैं इनकी। अर्ली हिस्टोरिक पांड्यास जो 4th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी कॉमन एरा तक थे, उनकी राजधानी एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम है कोरकाई। ठीक है। मिडिवल पांड्यास 6th to 10th सेंचुरी कॉमन एरा वाले, 6th to 10th सेंचुरी कॉमन एरा वाले, और इनके कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे पल्लवों के साथ। इनकी राजधानी है मदुरई। और लेटर पांड्यास ये 13th से 14th सेंचुरी कॉमन एरा वाले हैं, ये बाद में आएंगे। और इनकी राजधानी होगी तीनकाशी। ओके, हम जो मेन फोकस कर रहे हैं वो ये मिडिवल पांड्या 6th से 10th सेंचुरी वाले मदुरई वाले। ओके, इनके रिलीजन क्षेत्र में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म आता है। पल्लवास के भी यही आता था। लेकिन पांड्यास की खासियत है कि इनके समय में जो इम्पोर्टेंट साइट सितनावासल है, जैसे पल्लवों के समय में मैंने बताया पनामलाई, कांचीपुरम, ये सारी साइट्स थी, ममल्लापुरम, वैसे ही अगर हम बात पांड्यास की करेंगे तो इनके समय में जो सितनावासल है, यहाँ पर जो केव्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो मेजॉरली एसोसिएटेड है जैनिज्म से। सितनावासल गुफा मेनली एसोसिएटेड जैनिज्म से है, इस बात का ध्यान रखना। वहाँ पर आपको और भी पेंटिंग्स मिलेंगी लेकिन जैनिज्म से ज़्यादा संबंध है। ओके, तो हम सितनावासल साइट पांड्यास के अंडर पढ़ेंगे। इतनी बात समझ आई? ये इनके बारे में लिखा गया है। कैपिटल मदुरई, ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल, रिलीजन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और मिडिवल पांड्यास पढ़ेंगे 6th से 10th सेंचुरी कॉमन एरा मदुरई वाले। लगातार कन्फ्लिक्ट किनके साथ? पल्लवों के साथ। ओके, और मेजॉरली जो इनकी साइट है डिवोटेड है किसको? दैट इज़ जैनिज्म। सितनावासल इन्हीं से जोड़ करके पढ़ी जाएगी। अब जब हम बात करते हैं पांड्यास की, तो ये पांड्यास की किंगडम आप देख सकते हैं 6th से 10th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब आपको नोटिस हो रहा होगा कांचीपुरम, ये देखिए सबसे ऊपर है कांचीपुरम, अच्छे से नोटिस करिए। ओके, उसके नीचे कावेरी, और कावेरी के ही डेल्टा रीजन आप देख सकते हैं तंजौर, और उसके नीचे देखिए मदुरई। तो वैगई नदी, उसके ऊपर मदुरई, कावेरी के डेल्टा रीजन से अंदर जाते हुए कावेरी नदी से एसोसिएटेड तंजौर, दैट इज़ तंजावुर, और पालार नदी से जुड़ा हुआ कांचीपुरम। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस, नीचे मदुरई, फिर तंजौर दैट इज तंजावुर, और फिर कांचीपुरम। और ये है, यहाँ पर देखिए ये तुंगभद्रा रिवर है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी नदियाँ हैं, ये ऊपर से सुवर्ण रेखा नदी आ रही है। यहाँ तक एक्सटेंडेड रीजन है पांड्यास का, काफ़ी एक्सटेंसिव रीजन है पांड्यास का। ओके, लेकिन इस क्षेत्र की ओर ये खाली पड़ा है सारा, इधर नहीं बढ़ पाए क्योंकि इधर पहले चालुक्यास थे, और मैंने बताया चालुक्यास के बाद यहाँ आ गए राष्ट्रकूटास। तो इधर चालुक्य फिर राष्ट्रकूटा, तो ये इधर को नहीं बढ़ पाए।
लेकिन इस रीजन में इनका देखिए दक्षिण में कंट्रोल है, और ये श्रीलंका के भी काफ़ी हिस्से पे शासन करते थे। ऑलमोस्ट श्रीलंका के मिडल से लेकर नॉर्दर्न तक पांड्यास का शासन हुआ करता था। आई बात समझ में? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम ऑफ पांड्यास। ओके, चलिए, वेरी गुड। पांड्यास किंगडम से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, समय आने पर हम उनके बारे में ज़रूर करेंगे। अब बात आती है चोला डायनेस्टी की। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज़ हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में। आप देख सकते हैं 300 BC से 1279 कॉमन एरा तक, तो कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया? लगभग 1580 साल। 1600 साल तक शासन करना कोई मामूली बात नहीं होती एक डायनेस्टी के द्वारा। लेकिन मैंने क्या बताया, बिल्कुल वैसे ही। पहले एक चीफ्टन की तरह, प्रिंसिपैलिटी के रूप में, फिर किसी के फ्यूडेटरी के रूप में, फिर इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में, फिर फ्यूडेटरीज हो गए, फिर इंपीरियल किंगडम हो गए। इस तरह से ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही शासन रहा, लेकिन फिर भी इतना लंबे समय रहा। इसके अलग अलग समय रहे हैं। इसका सबसे पहला ये जो समय 300 BC वाला है, ये इसका एक अर्ली पीरियड है, और 300 BC से ये लगभग 200-300 कॉमन एरा तक जाएगा। उसके बाद फिर ये वैनिश से होते नजर आएंगे, ख़त्म से होते नजर आएंगे। ये फिर से इमर्ज करेंगे, री इमर्जेंस होगा इनका। वो समय है 848 और 1070 तक का, वो वाला पीरियड। 848 कॉमन एरा से 1070 कॉमन एरा वाला आज हमारे कंसिडरेशन में है। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे कंटिन्यू होंगे, लेकिन उस स्तर पर नहीं। 1040, 50, 60, 70 का समय इनका बेस्ट पीरियड है, और वो है समय फिर 1070 से 1279 तक इनका एक और पीरियड है। आई बात समझ में? तो हम जो जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, अगर इनकी शुरुआती जो BC से कॉमन एरा की वाली किंगडम थी उसकी बात करें तो उसकी कैपिटल उरैयूर हुआ करती थी, उरैयूर। लेकिन जिसकी आज हम बात करेंगे 848 से लगभग 1070 और उसके बाद वाली भी सारी 1279 तक ही ले लीजिए आप, उसकी राजधानी रहेगी थंजावुर, दैट इज़ तंजौर, और गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम, जहाँ पर गंगा नदी से जल ला करके गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर की स्थापना की थी राजेंद्र चोल ने। ओके, इनके महाप्रतापी शासक हैं राजराजा, राजेंद्र चोल, परांतक। इस तरह के शासन इनके बहुत महत्वपूर्ण है, राजराजा और राजेंद्र चोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। रिलीजन देखिए हिंदुइज्म ही है, हिंदुइज्म। लैंग्वेज ऑफिशियल तमिल। राइज ऑफ द मिडेवल चोलाज 848 कॉमन एरा में होगा विजयालया चोल के समय में। ओके, और इन चोलाज के द्वारा समाप्त किया जाएगा पल्लवास का शासन और पांड्यास का शासन। तो पल्लवास और पांड्यास को खत्म करके इस क्षेत्र को कवर कर लेंगे कौन? चोलास। कौन से वाले? जो 848 कॉमन एरा में विजयालया चोल के द्वारा शुरू किए जाएंगे, वो वाले चोल। तो फिर हम चोल को पढ़ेंगे। तो बाय रूल अब ये क्लियर हो गया, पहले पल्लव, फिर पांड्या, फिर चोल। ओके, तो अब अगर हम चोल से जुड़ी हुई क्षेत्र को देखें तो ये देखिए, ये इनके किंगडम का एरिया है। नोटिस करिए कि आपके सामने है श्रीलंका भी कंट्रोल में था, येलो रीजन से दिखाया गया है। फिर वही क्षेत्र इनके कंट्रोल में है मदुरा, तंजौर और कांची। मदुरा जो कि जाना गया है किनसे? पांड्या। तंजौर जो कि जाना गया है चोलास, और कांची जो कि जाना गया है पल्लवास से। तो ये सारा क्षेत्र देखिए इन्होंने कंट्रोल में ले लिया। ओके, आपके सामने ही है। क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं? इस क्षेत्र में ये भी नहीं बढ़ पाए। तो अब मैं आपको एक सीक्वेंस में यदि दिखाऊं तो देखिए, पहले ये क्षेत्र पल्लवास, नोटिस करिए, और उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए ये क्षेत्र पांड्यास, और उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए ये क्षेत्र चोलास। तो 6th से 9th सेंचुरी के दौरान पल्लव, पांड्या, चोल, आज हम इनके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। और जब हम इनके विषय में पढ़ेंगे तो इसी तरह से जिक्र होगा हर जगह पर कि कांची के पल्लवा, मदुरई के पांड्या और तंजौर के चोला। ओके, ये ऐसा नहीं है कि
जो इनकी कैपिटल है उसके अलावा बाकी के रीजन मदुरई और कांची एक डायनेस्टी के अधीन नहीं रहा। मैंने अभी बताया तीनों के मैप दिखाए हैं। पांड्या और चोला के मैप में आपने देखा कि मदुरई, तंजौर, कांची तीनों कंट्रोल में रहे हैं, लेकिन कैपिटल रीजन की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब हम इसको डिलीट करके आगे बढ़ते हैं आगे कंटेंट के साथ कि कंसेप्ट को अब हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पर जैसे ही ये पढ़ा मुरल्स अंडर द पल्लवा, पांड्या एंड चोला किंग्स, देखिए आपके दिमाग में सिनेरियो चलने लग गया होगा। ये ब्यूटी होती है ग्राउंड बनाने की। अब बुक में स्टार्टिंग ही सीधी यहाँ से है, लेकिन जब हमने यहाँ पर लिखा है तो हमने उसके पहले आपकी क्योंकि ग्राउंड बनाई है और आपको चीज़ें अब बिल्कुल स्पष्ट होने लग गई हैं कि किन की बात होने जा रही है, किस एरिया की बात होने जा रही है। और शुरुआत हम यहाँ पर करेंगे पल्लवा से। देखिए, सारी बात चल पता क्या रही है, जब हमें किसी समय में अजंता की केव्स मिली और उनकी पेंटिंग्स मिली, हमने ये मान लिया कि अजंता की केव्स का एक समय है जो कि नॉर्थ इंडिया में गुप्ता किंगडम का एक समय है। अजंता की केव्स और उनकी पेंटिंग्स का एक समय है जो कि नॉर्थ इंडिया में गुप्ता किंगडम का समय है। लेकिन फिर हमने समय के साथ ये आइडेंटिफाई किया और हमें मिला भी, डिस्कवर किया कि भाई ये तो उस समय से पीछे भी जाती हैं, यानी कि बीसी पीरियड में भी जाती हैं, और ये आर्ट वर्क, ये पेंटिंग, ये म्यूरल्स इस समय के आगे भी जाते हैं। वो बात अलग है कि इनका क्षेत्र बदल जाता है। हम सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द बुन रहे हैं कल से। हम एक्सटेंशन ही समझ रहे हैं अजंता में होने वाली उन म्यूरल पेंटिंग्स का दक्षिण के क्षेत्र में, और हम महाराष्ट्र से नीचे नीचे साउथ की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले हम बादामी में कर्नाटका के क्षेत्रों में आए और फिर अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, अब हम तमिलनाडु के क्षेत्रों में एंटर हो रहे हैं। बस बात इस एक्सटेंशन की है, और इसलिए हम हर जगह की पेंटिंग को, उसके स्टाइल को अजंता की पेंटिंग के स्टाइल से जोड़ देते हैं कि ये देखिए ये अजंता का स्टाइल है। और लोकल ट्रेडिशन में मैच्योरिटी, अजंता के स्टाइल में मैच्योरिटी की वजह से जो कुछ चेंजेस आ जाते हैं वो भी हम आपको साथ में बता देते हैं। जद्दोजहद बस इतनी सी है, कंफ्यूज नहीं होना। अजंता से जोड़ा ही इसलिए जाएगा कि हम उसका एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, और कल को क्वेश्चन भी आपको इसी तरह के आएंगे कि एक्सटेंशन समझाइए इसका साउथ की तरफ। अजंता म्यूरल आर्ट का एक्सटेंशन क्लियर करिए, तब आपको फिर एक्सटेंशन बताना पड़ेगा सारा अच्छे तरीके से, फीचर्स के साथ, लोकेशंस के साथ, और जहाँ पाई गई हैं उन टेम्पल्स के साथ जोड़ करके। तो म्यूरल्स अंडर द पल्लवा, पांड्या एंड चोला किंग्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पल्लव शासकों की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़े पैट्रॉन्स थे आर्ट के, बहुत आर्ट वर्क इनके समय में डेवलप हुआ, बहुत से टेम्पल्स, आर्किटेक्चर इनके समय में शुरू हुए। एक बात आज ध्यान में रखिएगा, जहाँ बादामी की केव नंबर 3 का वो जो केव टेम्पल है वो अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग टेम्पल है ब्राह्मणिकल या हिंदू फेथ से एसोसिएटेड, या हिंदू या ब्राह्मणिकल फेथ को डिवोटेड, लेकिन वो केव टेम्पल है। लेकिन उसके फीचर्स ने आगे आने वाले भारतवर्ष में सभी टेम्पल्स के फीचर्स को प्रभावित किया। ठीक इसी तरह से जो अर्लीस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चरल टेम्पल हैं हिंदू फेथ को डिवोटेड, ब्राह्मणिकल फेथ को डिवोटेड, वो पल्लवों के समय में अब आपको मिलेंगे। तो इनके टेम्पल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं मेनली। आई बात समझ में? ये स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में से आपको कांचीपुरम का कैलाशनाथ स्ट्रक्चरल टेम्पल मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टेम्पल है वो। आपको आज का ममलापुरम और किसी ज़माने का महाबलीपुरम का, पहले महाबलीपुरम था, आज ममलापुरम, तमिलनाडु के ममलापुरम में मिलेंगे द शोर टेम्पल्स, 7 पगोडास जिन्हें हम कहते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं वो। ये स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं, यानी कि ये पिंकिश कलर के ग्रेनाइट स्टोन के बड़े बड़े ब्लॉक्स को लेकर के उनको जोड़ जोड़ करके बनाए गए टेम्पल्स हैं ये। आई बात समझ में? ये है इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं, ये बात याद रखनी है। और ये आगे दक्षिण भारत में जितना भी टेम्पल आर्किटेक्चर विकसित होगा उसकी आधारशिला है ये। तो इनमें आगे आने वाले दक्षिण भारत के टेम्पल स्टाइल के फीचर्स की शुरुआत इनमें हो जाएगी। जैसे ये आपको विमान स्टाइल में नज़र आएंगे, विमान स्टाइल में मैं बता दूंगा अभी विमान स्टाइल,
इसमें आपको शुरुआत में पहले